ईटीवी भारत के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इन दिनों छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। क्या है छत्तीसगढ़ मॉडल, इसे लोग जानना भी चाहते हैं। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना जो चलाई जा रही है अलग अलग, जिसे छत्तीसगढ़ मॉडल के नाम से जाना जाता है, उनके पीछे एक प्रमुख व्यक्ति जो हैं उनसे आज हम बात करेंगे। प्रदीप शर्मा जी से, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सलाहकार हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है ईटीवी भारत में। थैंक यू। प्रदीप जी, और हम जानना ये चाहेंगे कि किस तरीके से इसको अमली जामा आप लोगों ने पहनाया और क्या है ये मॉडल, थोड़ा उस पर भी लोग जानना चाहें। धन्यवाद प्रवीण भाई और ईटीवी का धन्यवाद। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है। छत्तीसगढ़ मॉडल सर्व समावेशी विकास का एक मॉडल है। एक ऐसा विकास जिसमें कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूट जाए। आप देखें छत्तीसगढ़ की पूरे जो आर्थिक विकास का चक्र है वो कहाँ से शुरू होता है। छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास का चक्र है उसकी शुरुआत होती किसान से और किसानी में काम करने वाले दूसरे लोगों से। तो सबसे पहले आता है भूपेश सरकार ने किसानों का जो समर्थन मूल्य है उस समर्थन मूल्य से भी आगे बढ़ के 2500 रुपये किलो में जो धान खरीदने का फैसला किया, वो छत्तीसगढ़ सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल का पहला महत्वपूर्ण कदम है। तो इससे क्या हुआ कि जो बॉटम ऑफ पिरामिड जिसको बोलते हैं उसको एक बहुत मजबूत सशक्त आधार मिल गया। तो ये बॉटम ऑफ पिरामिड में जो किसान है, एक बार जब उनके हाथों में पैसा आया तो ये पूरा का पूरा पैसा उनमें से होता हुआ खेती के अलग अलग कंपोनेंट्स में जाता हुआ बाज़ार में आया और पूरा का पूरा बाज़ार चल निकला। उसके बाद दूसरी बात आई कि ये तो ठीक है कि किसान सशक्त हुए, पर जो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या है, ऐसे लोगों की 18% माना जाता है। तो ये जो लोग हैं उसमें से लगभग 5 से 7% लोग जो है वो सीधा खेती में काम करते हैं और खेती उनके पास है नहीं, मजदूरी करते हैं। ये वो लोग हैं जो मनरेगा और बाकी चीज़ों पे आश्रित हैं। तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो दूसरा कदम उठाया, जो बहुत महत्वपूर्ण कदम है, वो है छत्तीसगढ़ भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना। ये भी राजीव गांधी के नाम पे की गई। ये दूसरी जो थी, इससे एक नीचे की जो बहुत बड़ी बॉटम लाइन थी वो पिरामिड का, वो सशक्त हो गया। उसके बाद तीसरी बात आती थी संसाधन की। तो जो छत्तीसगढ़ में संसाधन है वो लगातार निष्क्रिय किए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के गांव के संसाधन क्या है? पहला संसाधन है छत्तीसगढ़ के गांव का, उसकी तालाब, उसके नाले, पानी की व्यवस्था। तो इस तरफ हमारा ध्यान गया। भूपेश जी जल के बड़े विशेषज्ञ हैं, पहले भी उन्होंने बड़े मूर्धन्य लोगों के साथ काम किया है। तो उन्होंने देखा कि जो नाले हैं उनका संवर्धन यदि हम ठीक से कर दें तो बहुत बड़ी जीविका छत्तीसगढ़ की जो है, जो पानी आधारित है, वो वापस खड़ी हो जाएगी, जिसमें न केवल कृषि है बल्कि मछुआरों की जीविका है, कुम्हारों की जीविका है, उसमें हर चीज़ है। तो नरवा की बात आई। फिर बात आई दूसरा जो सबसे बड़ा संसाधन है वो हमारे वहाँ कैटल पॉपुलेशन है, गाय है। तो हम लोगों ने तय किया कि गाय को एक आर्थिक रूप से स्वावलंबी एक उत्पादन के प्रमुख घटक के रूप में पहचान दी जाए और उसको इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से किया जाए जैसे वो गांव में वापस संयोजित हो जाए जैसे पहले थी। आपको पता ही है कि हमारे गांव में लोग गाय को खाद के लिए पालते थे, गोबर आता था, वो गोबर खेतों में जाता था। बाद में क्या हुआ, ट्रैक्टर के आने से, केमिकल फर्टिलाइज़र के आने से अब ये सब चीज़ें, बैल भी बेकार हो गए और गाय के गोबर को भी अब डालने की जगह नहीं रह गई। तो गाय के गोबर को 2 रुपये किलो में खरीदने के बाद दो बातें हुई। पहला तो छत्तीसगढ़ में आज की डेट में 56 लाख क्विंटल गोबर खरीद लिया गया और ये 56 लाख क्विंटल गोबर जो था उससे लगभग 14 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बना। तो हर गांव में गौठान है, 11,000 पंचायतों में 10,288 में स्वीकृत हो गया, 8,000 से ऊपर पंचायतों में बनने का काम शुरू हो गया।
तो इससे हर गांव में लगभग, हर पंचायत में लगभग किसान के पास अपनी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री खुल गई। वो अपने ऊपर में इंडिपेंडेंट हो गया, स्वावलंबी हो गया। इस स्वावलंबन का जो सबसे बड़ी बात थी, वो ये थी कि आज आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि यूरिया वो नहीं पूरा कर सकते। डीएपी के लिए आप देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में, यूपी में चारों तरफ मारकाट मची हुई है। सरकार कह रही है कि हम 1/3 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। इस साल हमको 30-33-35% देने की बात हो रही है। ऐसे समय में, क्योंकि बहुत अंतर्राष्ट्रीय किस्म के दबाव भी हैं और केंद्र सरकार की अक्षमता भी है, इन दोनों को लेके कुल मिला के आखिरी में किसान के ऊपर में ये तकलीफ़ हो रही है। तो उसके पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार को ये समझ में आ गया था कि ये दिन एक दिन आएगा। और दूसरा, धरती बहुत ख़राब हो रही है। तो आज छत्तीसगढ़ के किसान के साथ उतना तकलीफ़ नहीं है। एक ये भी मान सकते हैं आपने, जैसा सबसे पहले वो आपने कहा कि जिस तरीके से धान की खरीदी की गई, उसके बाद किसानों के हाथों में पैसा आया, तो आप मानते हैं कि जो मंदी का जो दौर रहा, या हम बोलें कोरोना काल में जो स्थिति निर्मित हुई, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा उसका असर देखने को नहीं मिला? मैंने बताया ना कि जैसे पिरामिड आपने देखा ना, एक त्रिभुज होता है। उस पिरामिड का नीचे वाला हिस्सा बहुत चौड़ा होता है और ऊपर में बहुत छोटा सकरा होता है। तो ऊपर में बहुत कम लोग होते हैं। आज सरकार जो है, भाजपा की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो क्या करती है, ऊपर के कुछ चुनिंदा लोगों को वो मजबूत करती है। नीचे के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। अभी ऑक्सफैम की आपने रिपोर्ट देखी होगी कि देश का 40% धन जो है वो कुछ 10% लोगों के पास है। तो कांग्रेस ने उसके उल्टे ढंग से काम शुरू किया कि वो जो है, उसके पास जो पैसा है वो नीचे पहले पहुँचे। बॉटम मजबूत होगा तो ये पिरामिड खड़ा रहेगा। तो आपको ये लगता है कि एक और बात कही जाती है कि ग्राम स्वराज की बात की जाती है, गांधी जी के सपने के बारे में बात की जाती है, तो ये जो आर्थिक सशक्तिकरण है, ग्रामीण जो भारत है उसका, क्या वहीं से ही इसकी शुरुआत मानते हैं और वही किया है आप लोगों ने? देखिए, गांधी जी जो है वो सही मायने में केवल गांव के ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे छोटे तबके के लोगों के लिए एक आर्थिक स्वावलंबन का एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है। गांधी स्वयं व्यक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक स्वावलंबन का एक प्रस्ताव भी है। गांधी का कहना था कि स्वावलंबन से सुराजी गांव तक, ठीक है, स्वावलंबन से स्वराज्य तक और स्वराज्य से सर्वोदय तक, ये गांधी का सीधा सीधा एक सरल रेखा में विकास का मंत्र था। स्वावलंबन, स्वराज और सर्वोदय, ठीक है। उनके सर्वोदय में अंत्योदय शामिल था, ठीक है। तो स्वावलंबन का काम हमने अपने नालों को रोक के, पानी के मामले में हम स्वावलंबी हो रहे हैं। हम लोग गांव-गांव में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोल रहे हैं ताकि बच्चों को वहीं स्वावलंबन मिल जाए, नए उत्पादन खड़े हों, कम से कम अपने पूर्ति हम चीज़ें बना लें। और ये जो नरवा गरवा घुरवा बारी की योजना है, इस योजना का नाम ही स्वराजी गांव योजना है। तो हम स्वराज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब स्वराज से हमको सर्वोदय की तरफ बढ़ना है। तो स्वराज और सर्वोदय के बीच में गांधी ने एक सेवाग्राम नाम का एक प्रकल्प, एक प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा। वहाँ रह के गांधी ने गांव की जो संकल्पना है उसको अपने में आत्मसात कर लिया। गायों के लिए अलग इंस्टीट्यूशन खोला। गांधी ने चारे के लिए और चारा और गोबर दोनों को मिला के नए खाद के लिए, इसको हरी खाद बोलते थे, मिश्रित खाद बोलते थे, उसके लिए नई योजना शुरू की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मीराबेन, इन लोग को लगाया उस काम में। तो चमड़े का काम शुरू किया, तेल बनाने का काम शुरू किया, कागज़ बनाने का काम शुरू किया। वहाँ तक कि तेल, चमड़ा, कागज़ और गांव में कपड़ा तो बनाते ही थे वो। तो एक वो ऐसे स्वावलंबी समाज का सपना देखते थे जो एक दूसरे पे आश्रित हो। देखिए, आत्मनिर्भर समाज में व्यक्ति एकाकी हो जाता है, आत्मनिर्भर में समाज शामिल नहीं होता। स्वावलंबी में क्या होता है, हम सब शामिल हैं। गांव में एक आदमी कपड़ा बना रहा है, दूसरा आदमी जूता बना तो रहा है। अभी तो जो केंद्र की सरकार है वो बोल रही कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। तो वही मैं कह रहा था ना कि केंद्र सरकार की जो है वो बहुत एकाकी, व्यक्तिवादी है। तो इसी तर्ज पर क्या वो वर्धा की ही तर्ज पर यहाँ पर भी जो बनेगा सेवाग्राम, उसका स्वरूप कैसा रहेगा?
देखिए, वर्धा के तौर पे हम लोगों ने क्यों कहा, हमने कहा कि गांधी जिस समय सेवाग्राम बनाए, वहाँ गांव के हर छोटे छोटे चीज़ को अपने में आत्मसात करते हुए एक स्वावलंबी समाज की परिकल्पना थी, जहाँ सब कुछ हो रहा था। और वहाँ पर केवल तेल ही नहीं निकल रहा था, कपड़ा ही नहीं बन रहा था, चमड़ा ही नहीं बन रहा था, बल्कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वहाँ पर नेहरू, सुभाष, राजर्षि टंडन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना, ऐसे सब लोगों की पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी हो रही थी। तो वो एक ऐसा पॉलिटिकल ट्रेनिंग केंद्र था जो गांव के आत्मा के भीतर से प्रोसेस होकर आ रहा था। तो हम भूपेश सरकार जो है, भूपेश बघेल जी जो है, वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां 20,000 गांवों के छत्तीसगढ़ के भीतर में जो जो चीज़ें बन रही हैं, या जो चीज़ शोध की आवश्यकता है, या जो समस्याएं हैं उनको समाधान चाहिए, उसके लिए एक सेवाग्राम होना चाहिए, जहां न केवल गांव 20,000 गांव के उत्पादन के विषयों पे बात की जाए, बल्कि सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भी, राजनैतिक भी, आर्थिक भी, अलग अलग तरीकों से उस समस्या का शानदार समाधान खोजा जा सके। नहीं, आप हालांकि ये जो सवाल है किसी राजनेता से पूछना चाहिए मुझे, लेकिन चूंकि आप मुख्यमंत्री जी के कृषि से जुड़े सलाहकार हैं, ये सारी बातें विपक्ष को क्यों समझ में नहीं आ रही जो आप बता रहे हैं बहुत सिंपल वे में कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। उनका तो ये कहना है कि गौठान पूरे प्रदेश में दो चार ही हैं जिन्हें दिखाने के लिए बहुत अच्छा करके रखे हुए हैं, बाकी जगह गौठानों की हालत ठीक नहीं है। जो आप बात करें नरवा की, घुरवा की, बाड़ी की, सभी में उनको लगता है कि ये सब गोबर को लेकर उनके जो तर्क आते हैं, जो बयान आते हैं, आप वाकिफ़ हैं। जी, देखिए, विपक्ष की एक निश्चित भूमिका होती है, और हिंदुस्तान में चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, ये सब गांधी के छतरी के नीचे अपने मन से या बेमन से खड़े तो है ही हैं। तो विपक्ष की स्थिति अभी इस समय बड़ी नाजुक है। जिस चीज़ को वो जानते हैं सही है, पर पक्ष कर रहा है, तो फिर उसमें गलती खोजना, वो ठीक है, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन मुझे ये बताइए, यदि 4, 6, 5 गौठान होते, तो ये जो क्या 12 लाख क्विंटल ये जो वर्मी कंपोस्ट बना है, ये 5-6 गौठानों में बना है? क्या हो सकता है? ये संभव है? नहीं है। ये जो 56 लाख क्विंटल गोबर खरीदा गया है, क्या वो 6-7 गौठानों में खरीदा गया? तो ये जो चीज़ है ना, कि इनका कहना है कि लोग नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन लोगों ने कहा था सबसे पहले जब हम गौठान शुरू किए, तो इन लोगों ने कहा कि ज़मीन कहाँ से आएगी, गांव में एक इन ज़मीन नहीं बची, सब इंक्रोचमेंट हो गया है। आज पहले साल में ही हम लोग लगभग 50% गौठान बना चुके थे। गांव के लोगों ने सामने आके 1.5 लाख एकड़ भूमि अपने गाय और चारागाह के लिए सुरक्षित करा दी। तो ये लोकल लोगों के पार्टिसिपेशन का पहला प्रमाण था। दूसरा प्रमाण ये है कि महिलाएं आई और उन्होंने खाद बनाया, और किसान आए और उस खाद को ले गए। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि पहले वर्ष में ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, होता ही है। फिर 2 साल कोरोना का रहा। तो जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी, उस तरह की ट्रेनिंग अभी बाकी है होनी। एक आखिरी सवाल है, चूँकि ये मॉडल की चर्चा भी उत्तर प्रदेश में बहुत हो रही है, अभी चुनाव आज शुरू भी हो चुका है वहाँ पर, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ भी प्रभावी रहेगा ये मॉडल, या फिर ये जो आप मुद्दा वहाँ ले जा रहे हैं, तो आपको लगता है ऐसा कि पूरे देश में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो ये लगता है आपको कि होना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ का बृहत्तर रूप है ना। लगभग एक जैसी संरचना है, नदियां हैं, पानी है, वहाँ भी बहुत नदियों का जाल संजाल है ना। भूमि बहुत उपजाऊ है, तो एग्रेरियन सोसाइटी है बेसिकली वो, है ना। लेकिन किसानों की समस्या के ऊपर में कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती। पिछले 25 साल से आप देख लें, या 40 साल से ज़्यादा देख लें, तो पूरे मुद्दे उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, है ना। ना कोई बेरोजगारी की बात करता है, स्वास्थ्य की बात नहीं करता है। हजारों लोग आपने देखा होगा किस बुरी हालत में गंगा के किनारे दफना दिए गए थे, है ना। तो अब कोई ना कोई आदमी को तो आके सामने आना पड़ेगा ना।
तो उस समय में छत्तीसगढ़ मॉडल सामने आ रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप शर्मा जी। तो आपने सुना प्रदीप शर्मा जी को, जो गांधीवादी विचारक भी हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार होने के साथ साथ। तो उन्होंने विभिन्न विषयों पर हमसे बातचीत की, गांधी जी के बारे में भी उन्होंने बातचीत की, इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ मॉडल है उसके बारे में भी अहम जानकारी उन्होंने दी है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ प्रवीण सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।